इस पूरे जीव जगत में सभी जीव श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत गैसेस का विनिमय करते हैं। इसमें दो प्रकार के जीव हम देखते हैं, एक तो वायवीय रेस्पिरेशन करते हैं और दूसरे जो हैं वो अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन टर्म जो है उसका सीधा सा मतलब है कि गैसों को इनहोल करना और इनहेल करके और उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन। अब ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और किस प्रकार के जीवों में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो आज हम प्लांट्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है जो सभी जीवित जीवों के अंदर ये पाई जाती है और अल्टीमेटली यह एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। अधिकतर जो जीव है जिसमें ये ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी वायुमंडल में चली जाती है और यही वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग जीव जो है वो श्वसन में करते हैं। और यह गैस जो है जो उस इस एनवायरमेंट से जीव के द्वारा अंतर्ग्रहित करके की जाती है, जो टिश्यू से होती हुई सेल में तक पहुंचती है। पादपों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे दूसरे जीव करते हैं वैसे पादपों में भी श्वसन होते हैं और ये श्वसन जो है वो रेगुलर प्रोसेस दिन रात चलती रहती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन श्वसन जो है वो लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, चाहे वो पादप हो या कोई सा भी एनिमल हो। अब जो प्लांट्स, हम जैसे हमारी बात करते हैं तो हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो प्लांट्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है, तो प्लांट्स में स्टोमेटा है जो लीव्स में पाए जाते हैं, लेंटिकल्स है स्टेम में होते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होती है जिसके थ्रू गैसों का विनिमय होता है। और रेस्पिरेशन जो है वो उसकी रेट जो है वो अलग अलग हो सकती है एनिमल्स में और इनमें ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लांट्स। अब जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, हम उसकी बात करें तो अलग अलग ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन में होता है। जैसे एनिमल और ह्यूमन में उसकी श्वसन दर सबकी अलग अलग होती है। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो पूरी लाइफ इसमें चलता है और क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता तो सभी को होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उसमें एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी के रूप में एटीपी का जनरेशन होता है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसके द्वारा ये एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हम रेस्पिरेशन में ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के द्वारा और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। अब हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन होकर के कंप्लीटली जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और उसमें 6 इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो कि इसमें रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है किस फॉर्म में, यहाँ हम एनर्जी देख रहे हैं इसमें कि 674 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और देन वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। और यही रिवर्स प्रोसेस जो है जो कि लाइट की प्रेजेंस में, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो संपन्न होती है। तो दोनों प्रोसेस जो है एक दूसरे की रिवर्स है और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो अनवरत चलने वाली प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करते हैं, फोटोसिंथेसिस लाइट में चलता है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ हम
दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, दोनों में अंतर क्या है, कौन सी चीजें दोनों में कॉमन है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले के लेक्चर्स में हम चर्चा कर चुके हैं, वो यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये मुख्य घटक है, उसके साथ ही लाइट और पिगमेंट्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट के रूप में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस होती है, और ये लाइट में होता है। और यही यदि हम रेस्पिरेशन में देखते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब इसकी लोकेशन जो है वो अलग है। घटक कौन से हैं रिएक्टेंट के रूप में, यहाँ ग्लूकोज है, देन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ उपस्थित होती है, तभी ये रिएक्शन होती है। तो इन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है एनर्जी के रूप में, और दोनों ही रिसाइकलिंग प्रोसेस है एक दूसरे से, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक निकालता है दूसरा ग्रहण करता है, तो दोनों प्रोसेस में चलता रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हम यहाँ देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ हम देखेंगे रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और प्लांट का वेट इंक्रीज होता है, बायोमास इंक्रीज होता है फोटोसिंथेसिस से, रेस्पिरेशन से डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोलाइसिस होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डीहाइड्रोलाइसिस होता है। तो फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। नंबर ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, 18 है और यहाँ पे 38 है। तो ये डिफरेंसेस जो है इन दोनों में है, और यहाँ डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर में लाइट के बेसिस में क्या अंतर होता है। लेकिन इससे यह जाहिर नहीं होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो नाइट में ही होता है। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अब बात कर रहे हैं एटीपी की, तो हम यहाँ देखते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जब बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है तभी एटीपी बनता है। यदि हम सोचें कि यदि ये एटीपी स्टेबल होता तो अभी मार्केट में बिक रहा होता। अभी मार्केट में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि जब भी कभी कोई वीकनेस होती है या फिर कभी कोई बीमारी होती है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिले, क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही है। और यही ग्लूकोज का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल चलता है, तब जाके एटीपी बनते हैं। तो एटीपी तो बहुत माइन्यूट हो गया, और यही एटीपी यदि स्टेबल होता तो अभी मार्केट में मिल रहा होता, ड्रिप चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा ग्लूकोज खाते और सीधा आदमी खड़ा हो जाता। तो ये अंतर जो है वो है। तो एटीपी एक अनस्टेबल है, और जब भी बॉडी को जरूरत होती है तभी बनता है। स्ट्रक्चर हम इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शुगर की मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन की शुगर है, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, और एक नाइट्रोजन बेस एडिनोसिन इसमें अटैच है। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी के लिए इनमें आवश्यकता होती है इसकी। और ये कौन सी प्रोसेस से बनता है, ये है फास्फोराइलेशन प्रोसेस। अब लाइट की प्रेजेंस में है तो फोटोफास्फोराइलेशन, लाइट एब्सेंट है रेस्पिरेशन में बनता है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एक चीज और आती है कि किसी सबस्ट्रेट के बेसिस पे एटीपी का निर्माण, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और उसमें भी यदि लाइट होती है तो सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेशन के बेसिस पे। और इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें भी एटीपी बनते हैं, फर्मेंटेशन जो होता है उसमें भी एटीपी बनते हैं। तो एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, देन कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर, और उसके साथ ही ये 73 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो ये जो है एटीपी का स्ट्रक्चर है। अब हम एडीपी और एटीपी का जो साइकिल है उसको देख लेते हैं। एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसमें एक जो है फॉस्फेट जो है वो अटैच होगा एटम, और फॉस्फेट जो होता है इसमें अटैच होगा, रिड्यूस होगा, देन रिडक्शन प्रोसेस से हाई एनर्जी कंपाउंड जो है एटीपी का निर्माण करता है। तो ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देन फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन आ जाता है। तो ये प्रोसेस है, और एटीपी से एडीपी जो बनता है जिसमें सेलुलर वर्क या बायोसिंथेसिस के दौरान ये साइकिल चलता है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइट यानी फोटोसिंथेसिस और हाई एनर्जी कंपाउंड जो होता है रेस्पिरेशन, इसमें जब एटीपी बन जाता है तो ये एटीपी कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह आ गए, और इसके अलावा कई सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट है, सेलुलर मूवमेंट है, किसी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना अगेंस्ट ग्रेडियंट, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, जो अपनी विपरीत सांद्रता प्रवणता के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है जैसे नर्व्स में, इसमें और हीट में, तो ये सब जो है एटीपी वहाँ काम आता है। अब हम अंतर देख लेते हैं कि एक रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, देन एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंसेस इस टेबल में हम देख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एनएरोबिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें जो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि एनारोबिक में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है वो, तो उसमें इथाइल अल्कोहल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है उसमें, और देन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एरोबिक में एनर्जी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बनते हैं, 38 के आस बनते हैं टोटल, लेकिन एनारोबिक में कम बनते हैं, रिलेटिव स्मॉल एनर्जी, दो एटीपी के आसपास। और एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें प्लांट और एनिमल सेल दोनों होते हैं, और एनारोबिक में बैक्टीरिया, देन ह्यूमन सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक प्रोसेस होती है जो हम देखते हैं। तो यहाँ रिएक्शन देखिए जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि विदाउट ऑक्सीजन होता है, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनेल जो पार्टिसिपेट करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 3 कार्बन की शुगर पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, अब वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। वहां के बाद में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ये पायरुविक एसिड जो है ये महत्वपूर्ण होता है। यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है देन साइटोप्लाज्म के अंदर ही फर्मेंटेशन हो जाएगा, देन लैक्टिक एसिड या अल्कोहल जो भी बनना है वो इसमें बन जाएगा। और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, देन ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, टीसी साइकिल जिसे हम कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यहाँ क्रेब्स साइकिल के अंदर ये एंटर करके ईटीसी में एंटर कर जाता है, देन ईटीसी से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो प्रूव करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन ही ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं, ए बी सी डी 4 है, और बी के अंदर एक प्लांट है, और ए जो है जिसमें लाइम वाटर है, और सी में भी लाइम वाटर है, और डी जो है सबसे लास्ट में है जिसमें कास्टिक पोटास या केओस रखा हुआ है। तो यहाँ से जब डी में या ए के अंदर सबसे आगे जो सक्शन पंप रखा हुआ है, जो ही उसमें सक्शन करेंगे तो डी में एयर एंटर होगी। अब इस एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड सब है। तो जो ही इसमें कास्टिक पोटास एंटर करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ रिलीज हो जाएगी, इसमें घुल जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से एंटर करती हुई इस प्लांट में आएगी। तो बी में अब यहाँ से जब सक्शन होगा तो लाइम वाटर ये जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सी में कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो केओस ने एब्जॉर्ब कर ली, तो यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, केवल ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट ने यूज कर ली, ए ने, तो ए में यूज कर ली, देन अगेन इसमें बी ने बी में यूज कर ली, देन अगेन ए में आया तो ए में इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ एंटर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कास्टिक पोटास के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। अब यहाँ से केवल ऑक्सीजन युक्त एयर जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट हुई है, जिसमें ये सी से होती हुई उसको बी ने एब्जॉर्ब किया, और बी ने अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में निकाला, जिसकी वजह से ए का लाइम वाटर जो है जो कलर चेंज कर लेता है मिल्की कलर में। तो ये प्रूव करता है कि बी जो है जिसमें रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। देन दूसरा जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेशन सीड। यहाँ हम इसमें देख सकते हैं कि एक फ्लास्क है जिसमें जर्मिनेटिंग सीड्स है, जर्मिनेटिंग सीड्स है, इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसमें। इसमें इसमें एक अंदर की तरफ एक फनल है जिसमें KOH जो है वो इसमें भरी हुई फनल है, और KOH जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ से एक ट्यूब जो है, ग्लास ट्यूब अटैच है, जो कि एक बीकर में डाल रखी है। तो बीकर में वाटर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जर्मेटिक सीड जो है
वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, तो उसकी वजह से ये वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस फनल में थी, इसमें फ्लास्क में जो थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कास्टिक पोटास के द्वारा पहले ही एब्जॉर्ब की जा चुकी है ना। तो उससे क्या हो गया, फ्लास्क का वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया, और डाउन होते ही यहाँ पर वाटर जो है उसको अलाउ कर लिया ट्यूब के अंदर। ठीक। तो ये जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीड्स होते हैं ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ऐसे ही एक एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करने का एक डायग्राम है, जहां हम देख सकते हैं इसमें कि मरकरी है और सबसे टॉप पे यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड है। तो यदि हम इसके अंदर पेलेट डाल देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एक अच्छा एक्सीलेंट एब्जॉर्बर है इसका। तो इसको डालते ही ऊपर जो लेवल था जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसके द्वारा, पोटास के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो एब्जॉर्ब करते ही कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, देन इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो ये इसको प्रूव करता है। अब है आरक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है आरक्यू, रेस्पिरेशन क्यूसेंट, और इसको रेस्पिरेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में रिलीज हुई और कितने मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के कंज्यूम हुए, इसका अनुपात आरक्यू कहलाता है। आरक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम हमारी बात करें, जो सबस्ट्रेट के रूप में यदि ग्लूकोज को यूज करते हैं, तो ग्लूकोज को डिग्रेड होने में 6 ऑक्सीजन और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6 ऑक्सीजन यूज होंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो 6/6 यानी कि 1 हो गया। तो ये तो होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का। तो अलग अलग सबस्ट्रेट पे आरक्यू जो होता है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है, डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। तो प्रोटीन में मोर देन 1 होता है, देन फैट के अंदर लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कंज्यूम करने की मॉलिक्यूल जो है वो आवश्यकता उसकी ज्यादा होती है। तो ये जो है आज का एक बेसिक जो है हमने रेस्पिरेशन पे लिया है टॉपिक। अब इससे आगे के जो चैप्टर होंगे उसमें हम ग्लाइकोलाइसिस को, क्रेब्स साइकिल को, उन दोनों साइकिल को समझेंगे।